welcome back. Hello student. So let's start next question. It is question number 13. 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. In 3 years time his age will be 4 times his son's age. Find their present ages. अभी मोस्टली क्या होता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हमें लगता है कि ये तो हमें आना नहीं है। तो पहली तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को देख के आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ये मुझे नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन को देख के ये सोचना है कि अरे वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करनी। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम देख रहे हैं कि काफी सारी हमको कंडीशंस दी हुई है। 3 years अगो, इन 2 years अगो एंड देन इन 3 years। तो ये दोनों कंडीशन को तो हम बाद में यूज करेंगे। फर्स्ट जो हमें पूछा है, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो ये आपको पता चल गया है अब तक कि जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो हमें क्वेश्चन पूछता है हम उसको पहले एज्यूम करते हैं। अभी यहाँ जब प्रेजेंट एज पूछा है तो पहले हम प्रेजेंट एज एज्यूम करेंगे कि लेट्स मैन प्रेजेंट एज इज x years एंड सन्स प्रेजेंट एज इज y years। अभी यहाँ हमें y ईयर लेना पड़ेगा और वही हमारे लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर हम y नहीं लेंगे, इससे पहले जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो हमें पता है कि उसमें एक ही वेरिएबल होता है और हमने x के हिसाब से ही दूसरे को लिया। तो वो इसलिए हम ले पाए क्योंकि उसमें ऐसा दिया हुआ था, कंडीशन दी हुई थी कि सम ऑफ 2 नंबर इज दिस, डिफरेंस ऑफ दैट नंबर इज दिस, या फिर प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज दिस। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि आप एक को ले रहे हो तो दूसरा आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख पा रहे हो। लेकिन यहाँ ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं है, 2 years अगो, इन 3 years, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसमें हम x और y दोनों लेंगे और बाद में उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये पूछा है कि व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो पहले हम प्रेजेंट एज एज्यूम करेंगे। लेट्स man's present age is x years and son's present age is y years। तो ये हमने x और y एज्यूम कर लिया। मैंस एज इज x एंड सन्स एज इज y। अब कंडीशन 2 years अगो, तो ये आपको याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अभी 2 years अगो, तो आज की एज अगर उनकी x है तो 2 year अगो उनकी एज क्या होगी, x - 2। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपकी एज 16 है तो 2 years अगो आपकी एज क्या थी, 16 - 2। या फिर आफ्टर 3 years आपकी एज क्या होगी, 16 + 3। मतलब ये कि आज आपकी जो भी एज है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि 2 years अगो आपकी क्या एज थी और आफ्टर 3 years आपकी एज क्या होगी। और वो हम पता कैसे कर रहे हैं, अगर अगो है तो माइनस, आफ्टर है तो प्लस। तो यहाँ हमने प्रेजेंट एज एज्यूम किया है x। तो अब अगर प्रेजेंट एज उसका x है तो 2 years अगो उसका एज क्या होगा, x - 2। सन का एज क्या होगा, y - 2। और फिर पहले तो हम 2 years अगो उनकी एज क्या थी वो लिखेंगे और फिर उसमें जो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि उनकी एज इक्वल कब होगी। यहाँ पर जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं ना वो इक्वल के बेस पे लिखते हैं। वो मैं क्या आपको बोलना चाह रही हूँ बताती हूँ। पहले हम लोग लिखते हैं कि 2 years अगो, 2 years अगो मैंस एज वॉज x - 2 years and son's age y - 2 years। ये हो गई उन दोनों की एज कि मैन तो x - 2 था और जो सन था वो y - 2 था। हमें यहाँ पे उन दोनों को रिलेट करना है कि दोनों में रिलेशन क्या था। तो दोनों की एज में रिलेशन ये था कि मैंस एज वॉज 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। मतलब जो मैन का एज है x - 2
और यहाँ जो सन का एज है y-2, ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब मैन का एज क्या था? मैन एज वॉज, ये मैन का एज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। इसका मैं स्क्वायर करूं, उसका फिर मैं 3 टाइम करूं, तो मुझे मिल जाएगा मैन का एज। यही है लिखा हुआ कि मैन्स एज वॉज 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। सन्स के एज को स्क्वायर किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो किसका एज आ जाएगा? मैन का एज। तो ये उन दोनों के एज का रिलेशन था। जैसे कि अगर आपकी एज 16 है और मेरी एज अगर 32 है, तो हम दोनों के एज के बीच का रिलेशन क्या है कि मेरी एज आपकी एज का डबल है। तो अगर मेरी एज x है और आपकी एज में y बोलूं, तो हमारा एज इक्वल कब होगा? जब मैं आपकी एज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी, तो हम दोनों का एज इक्वल हो जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि दोनों की एज को इक्वल करने के लिए हमने सन की एज में ये सारा कुछ किया, क्योंकि यही कंडीशन गिवन है। अच्छा, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैन की एज में करना है कि सन की एज में, क्योंकि जो मैन का एज है वो तो ऑलरेडी 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज है, यानी ये तो पहले से ही ज्यादा है। अब इसको हम स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सन की एज से और ज्यादा हो जाएगा। इक्वल कैसे होगा? तो इक्वल करने के लिए ये सारा काम हमें सन की एज में करना है, तो ये सब आपको याद रखना है। ओके, तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट कंडीशन है इन 3 इयर्स टाइम। अभी इन 3 इयर्स टाइम मतलब आफ्टर 3 इयर्स, तो यहां हम लिख लें आफ्टर 3 इयर्स मैन्स एज क्या हो जाएगा? x plus 3 years and son's age y plus 3 years। ये तो हो गया उन दोनों का एज आफ्टर 3 ईयर। अभी उन दोनों के एज को अगर मुझे इक्वल करना है तो क्या करना होगा? तो उसके लिए क्या है? 3 years टाइम हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। मतलब ये जो मैन का एज है x plus 3, ये उसके सन के एज का 4 टाइम है आफ्टर 3 ईयर। तो अगर मुझे इक्वल करना है तो सन के एज को मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी, क्योंकि मैन तो ऑलरेडी 4 टाइम है और मुझे दोनों के बीच में इक्वल का साइन चाहिए, क्योंकि हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं। दोनों इक्वल कब होंगे? जब सन की एज में आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्लियर हुआ आपको? क्योंकि मोस्टली जो गड़बड़ होती है वो यही होती है कि 4 किधर लिखना है, मैन के एज में कि सन के एज में। तो वो हमें सन की एज में लिखना है, क्योंकि मैन का एज तो ऑलरेडी 4 टाइम है, वो तो पहले से ही ज्यादा है। यही बोल रहे हैं ना कि आफ्टर 3 इयर्स मैन्स एज इज 4 टाइम हिज सन्स एज, यानी वो तो पहले से 4 टाइम है। तो दोनों इक्वल कब होंगे? जब मैं सन की एज को भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं। तो वो किया हमने यहाँ पे। अभी आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने आपको बोला था कि हम इसको 1 वेरिएबल बनाएंगे। तो 1 वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक जगह से आप x या y की वैल्यू लो और दूसरे इक्वेशन में डाल दो, ताकि वो एक वेरिएबल हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये x plus 3 इज इक्वल टू 4y plus 3। तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है। यहाँ से तो आप x की वैल्यू अगर निकालने बैठेंगे तो ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो यहाँ से नहीं निकालो, x का वैल्यू यहाँ से निकालो। और यहाँ से मैं क्यों बोल रही हूँ x का वैल्यू लेने के लिए? क्योंकि अगर हमने y का लिया तो 4 को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y हो जाएगा। फिर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 4 को इधर लाके उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि आप यहाँ से x की वैल्यू लो, बनाओ और उस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। क्लियर? यहाँ से x की वैल्यू क्यों नहीं बना रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ जो भी x की वैल्यू आएगी तो उसके साथ ये y-2 होल स्क्वायर में आ जाएगा। आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि यहाँ से x की वैल्यू लो। तो यहाँ से हम x की वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे? x plus 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 4y plus 4 3 जा 12। तो x इज इक्वल टू 4y plus 12 minus 3, x इज इक्वल टू 4y plus 12 minus 3 9 10 11 12 4y plus 9। इसको आप दे दो नाम इक्वेशन 3।
और या फिर 2, क्योंकि हमने अभी तक 2 किसी को बोला नहीं है। ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो ये जो इक्वेशन 2 की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या करना है, x के प्लेस पे 4y प्लस 9 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हमने रखा 4y प्लस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसको हम एक्सपांड कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। ये आपको पता ही है कि कभी भी अगर ऐसा 2 वेरिएबल है, मतलब ये बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल को उसका स्क्वायर होता है तो उसको एक्सपांड करने के लिए अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला क्या है हमारा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और a क्या है यहाँ पर y और b क्या है 2। ये मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि कुछ बच्चों को याद नहीं रहता फॉर्मूला। जिनको आता है वो शॉर्ट में कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला करके और आंसर लिख देना। जिनको नहीं आता है वो थोड़ा समझ लो कि कैसे करेंगे। 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने इसको एक्सपांड किया। अब यहाँ से आ गया आपको 4y प्लस 9 माइनस 2 इज 7, और ये आ गया आपका y स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4y प्लस 4। तो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 4y प्लस 7 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 3y स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 3 ज़ा 12। सबको उठा के इधर लाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो 4y प्लस 7 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपको पता है कि इक्वल के अदर साइड जब टर्म जाते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है, तो वही हुआ है यहाँ पे। अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज करेंगे, माइनस 3y स्क्वायर 4y प्लस 12y इज 16y, एंड यहाँ पर 12 माइनस 7, माइनस 12 प्लस 7 है तो माइनस में आंसर आएगा। 12 माइनस 7 इज 8 9 10 11 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो कि ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है इसके पास माइनस का साइन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में ज्यादातर आपको यही करना है कि माइनस का साइन अगर स्क्वायर के साथ है या स्टार्टिंग में है तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3y स्क्वायर, ये प्लस का हो गया माइनस और ये माइनस का हो गया प्लस, 5 इज इक्वल टू 0। और अब जो हमें ये इक्वेशन मिला है इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और फिर हमारा क्या आ जाएगा, सन सेज आ जाएगा, फिर फादर सेज आ जाएगा। 3y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 5, ये आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। इस 5 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 3 ज़ा 15, और हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि ये भी हम काफी टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। तो 5 3 ज़ा 15। अभी आपको 15 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो 15 आएगा ऑफकोर्स, एंड प्लस करके माइनस 16 आएगा। यहाँ पे आप इंटीजर भी ले सकते हैं, और इस चीज को मैंने काफी डिस्क्राइब किया है इससे पहले वाले वीडियो में कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि इसको प्लस करके माइनस 36 आना चाहिए। ओके, तो आप वो वीडियो देखिए। फिर भी कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन तो है ही कमेंट करने के लिए। ओके, तो 5 3 ज़ा 15 हमें चाहिए और प्लस करके माइनस 16 चाहिए। तो 15 का ऐसा फैक्टर जो आपको प्लस करके 16 दे वो होगा 15 एंड 1। इसके दो फैक्टर हमें ढूंढने हैं जिसको प्लस करके माइनस 16 मिले, तो वो दो नंबर होंगे माइनस 15 माइनस 1, ये दो फैक्टर होंगे। तो ऐसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर 3y स्क्वायर माइनस 15y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 नहीं लिखते हैं, ये भी आपको पता है कोफिशिएंट। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 3y, तो ये आ गया y माइनस 5। कॉमन के बारे में भी हमने काफी
सारे लेक्चर में डिस्कस किया है कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, तो आप सारे लेक्चर बहुत ध्यान से देखिए। फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। कॉमन लेना मतलब कि आपको वो बिगेस्ट नंबर ढूंढना है जिससे आप जिसमें से कॉमन ले रहे हैं उसको पूरा डिवाइड कर पाए। जैसे कि मैं इन दोनों को 3 से डिवाइड कर सकती हूँ। 3 के अलावा कोई और ऐसा बिगर नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। उसके बाद ये दोनों y से भी डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के पास y है, तो हमने 3y कॉमन ले लिया। 3y स्क्वायर को जब आप 3y से डिवाइड करेंगे तो आपको y मिलेगा। 15y को जब आप 3y से डिवाइड करेंगे तो y कैंसिल और 3 5 50। यहां से आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि एक के पास y है, एक के पास 5 है। तो ऐसे केस में आपको 1 कॉमन लेना है। 1 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ जो साइन है वही साइन आपको यहाँ लगाना है। यहाँ लिखा मैंने y प्लस माइनस माइनस करेक्ट 5 इज इक्वल टू 0। और ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम है मतलब हम सही कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, y माइनस 5 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार आपको y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखना है तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। और एक बार आपको 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखना है तो y इज इक्वल टू 1/3। अब हम यहाँ पर एज की बात कर रहे हैं तो एज फ्रैक्शन में तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि आप अगर एक प्रेजेंट एज की बात करोगे मैथ्स में तो वो हम वैसे तो नॉर्मल आप देखो तो फ्रैक्शन में एज पॉसिबल है, क्योंकि अगर 1 ईयर नहीं हुआ है तो उस टाइम पे तो डेसिमल में ही एज आएगा ना। लेकिन डिफॉल्ट में मैथ्स में हम एज कभी भी होल नंबर ही लेते हैं। नेगेटिव तो होगा ही नहीं और फ्रैक्शन भी नहीं होगा। तो 1/3 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 5। तो सन की एज तो y इज इक्वल टू 5 आ गई। और फादर की एज पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो हमारी जो कंडीशन थी कि फादर्स एज x थी, तो हमने जो इक्वेशन 1 बनाया था वहां पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो इक्वेशन x इज इक्वल टू 4y प्लस 9 आया था जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था, उसमें आप वैल्यू रखो। x इज इक्वल टू ये है ना 4y प्लस 9, यही रखा था हमने x के प्लेस पे। तो इसमें जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे y का, ये हमारा इक्वेशन 2 था तो यहाँ हम लिख देते हैं 2। तो x इज इक्वल टू 4, y क्या है 5 प्लस 9, 4 5 20 प्लस 9 इज 29। तो फादर्स का एज आ गया 29 ईयर और सन का एज क्या आ गया, सन कितने ईयर का है 5 ईयर का। तो आपको नीचे आंसर में लिखना है फादर्स एज इज 29 ईयर्स। प्रेजेंट एज, प्रेजेंट वर्ड लिखना आप नहीं भूलेंगे, प्रेजेंट लिखना ही है हमें। तो फादर्स प्रेजेंट एज इज 29 ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स। Next, question number 14. Ashish goes to his friend's house, which is 12 kilometer away from his house. आशीष और उसके फ्रेंड, यहाँ हम बनाते हैं एक मैप। ये आशीष का घर हो गया और ये उसके फ्रेंड का हो गया एक घर, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 12 किलोमीटर। He covers half of the distance at a speed of x किलोमीटर पर आवर। अभी हाफ डिस्टेंस मतलब आप समझ लो यहाँ तक जब वो आया 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो अब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, ओके। एंड जब यहाँ तक पहुंचा होगा तो उसको लगा होगा कि नहीं अभी अपने को स्पीड बढ़ाना है, जल्दी जल्दी पहुंचना है, तो क्या किया उसने, रिमेनिंग x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, बाकी का जो हाफ है ये 6 किलोमीटर, ये उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर और यहाँ इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। आधा डिस्टेंस यानी 6 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया और लास्ट 6 किलोमीटर x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर किया। अब आपको क्या पूछ रहा है, इफ ही टेक्स 2 आवर 30 मिनट टू कवर द होल डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस कितनी देर में कवर हुआ है 2 आवर 30 मिनट में, देन फाइंड x। x मतलब क्या फाइंड करना है हमको, ये स्पीड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको डिस्टेंस
और गिवन है आपको स्पीड, तो पहली टाइम भी गिवन है। तो यहां से हमें क्या क्लू मिलता है कि डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस तो कांस्टेंट आपको पता है 12 किलोमीटर। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर स्पीड गिवन है या स्पीड के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब हमें स्पीड से ही कहानी शुरू करनी है। तो आप जब स्पीड से कहानी शुरू करेंगे तो कैसे होगी वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लाइनें लिख दी हैं। टोटल डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर कवर्ड बाय स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने आपको बोला कि स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, तो ये मैंने स्पीड का फॉर्मूला लगाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। अभी इस डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 6 किलोमीटर। टाइम कितना लिया हमको पता नहीं, तो हमने टाइम टेबल टेकन लिखा। अभी यहाँ एक चीज और हमें पता है कि हमें टोटल टाइम भी दिया हुआ है 2 आवर 30 मिनट। तो अगर टोटल टाइम दिया हुआ है तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, पहली बात उसको जितना टाइम लगा वो, और सेकेंड हाफ जाने में उसको जितना टाइम लगा वो, अगर उन दोनों टाइम को हम प्लस कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, उसका टोटल टाइम मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार जो उसने डिस्टेंस कवर किया तो हमें ये पता करना है कि उसको कितना टाइम लगा। तो वो कैसे पता चलेगा, देखो ये टाइम टेकन आपने यहाँ लिखा और x यहाँ आ गया, तो फर्स्ट हाफ कवर करने में उसका टाइम कितना लगा, 6/x। और ऐसे ही हम लिख देंगे यहाँ पर सिमिलरली ही कवर्स VERS, he covers second half of distance in time। कितने टाइम में करेगा, अब यहाँ पर भी सेकेंड हाफ मतलब वापस 6 किलोमीटर, और इस बार उसकी स्पीड कितनी थी, देखो यहाँ स्पीड आया ना, तो नेक्स्ट टाइम में भी क्या आएगा, स्पीड x+2। तो ये आपको बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं। तो x इज इक्वल टू 6 बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू 6/x। ये जो 6/x है ये टाइम है जो उसको फर्स्ट हाफ कवर करने में लगा। सिमिलरली उसको सेकेंड हाफ कवर करने में क्या लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि फॉर्मूला देखो यहां से कहां से आया, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अभी मुझे क्या चाहिए कि पहली बार जाने में उसको कितना टाइम लगा और स्पीड बढ़ाने के बाद कितना टाइम लगा, ये दोनों टाइम मुझे चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, अभी टाइम यहाँ आ गया और s यहाँ आ गया, तो एक नया फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यही फॉर्मूला दोनों जगह बनाया है, तो दोनों जगह का हमको क्या पता चल गया, टाइम पता चल गया। तो पहली बार में उसको कितना टाइम लगा, 6/x, और दूसरी बार में उसको टाइम लगा 6/x+2। अब हम लिखेंगे therefore 6/x plus 6/x+2 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल टाइम आएगा, एंड टोटल टाइम इज 2 आवर 30 मिनट। अब ये सब फ्रैक्शन में है तो उसे भी हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो 2 + 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 आवर। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 1/2 आवर। तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, 2 2 = 4 + 1 5, 5/2, यानी ये आ गया आपका 5/2। कि क्लियर हो गया आपको कैसे लिखा, 2 आवर 30 मिनट मतलब 2 1/2 आवर, और 2 1/2 को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, x+2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, एंड यहाँ पर 6 × x बाय x+2 इज इक्वल टू 5/2। अब आगे का प्रोसेस सॉल्व करेंगे। 6x प्लस 6 2 = 12 प्लस ये 6x डिनोमिनेटर x² प्लस x × 2 2x इज इक्वल टू 5/2। अब आप देखो 6x प्लस 6x इज 12x प्लस 12 बाय x² प्लस 2x इज इक्वल टू 5/2। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 को मल्टीप्लाई करो 12x प्लस 12 से,
और यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 12 टू ज़ा 24x प्लस 24 इज इक्वल टू यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 5 टू ज़ा 10x। अब हम क्या करेंगे, इन सबको उठा के राइट साइड में ले जाएंगे। हम इसको उठा के लेफ्ट साइड में भी ला सकते हैं, लेकिन उससे ये होता कि हमारा जो 5x स्क्वायर है ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये अगर नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काम बढ़ जाएगा। क्यों काम बढ़ाना है, इसको राइट साइड में लेके जाओ। तो आंसर आएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 10x, ये इधर आ गया तो -24x -24 इज इक्वल टू 0। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो 5x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा आपका 24 माइनस 10 इज 14 -14 -24 इज इक्वल टू 0। एक बार हम चेक करेंगे हमारा इक्वेशन राइट है कि नहीं। तो इक्वेशन तो करेक्ट दिख रहा है। अभी इसको आप सॉल्व करोगे, वापस देखो यहाँ 5 है, यहाँ 24 है, तो 24 को आपको पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उस नंबर का हमें फैक्टर ढूंढना है। तो 24 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20 5 2 ज़ा 10 11 12 120। इसका मतलब हमें फैक्टर किसका ढूंढना है, 120 का। तो 120 का आपको ऐसा फैक्टर ढूंढना है, ऐसे दो फैक्टर जिसको प्लस करके आपको -14 मिले। तो पहले तो हम इसका ऐसा फैक्टर ढूंढ लें। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। ये मैंने क्या किया, उसकी प्राइम फैक्टर ढूंढ लिए। और अब इस प्राइम फैक्टर को सेट करके हम टोटल दो फैक्टर बनाएंगे जो प्लस करके हमें -14 दे दे। तो क्या बन सकता है, देखो 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो ये तो नहीं जमेगा, 15 में से 8 प्लस माइनस कुछ भी करके 14 आने वाला नहीं है। तो 3 2 5 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 एंड 3 2 ज़ा 6। अगर 20 और 6 लेते हैं हम, 20 एंड 6, तो ये आपको देगा 20 में से आप 6 माइनस करोगे तो 14 मिलेगा। अभी मुझे -14 चाहिए, तो -20 एंड +6। यहाँ मैंने क्या किया, ये वाले मेथड भी हम लोग काफी टाइम यूज कर चुके हैं, फिर भी जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बताती हूँ। इसका फैक्टर फाइंड किया, प्राइम फैक्टर, और ये प्राइम फैक्टर को दो पार्ट में हमने ग्रुप बनाया जो आपको क्या दे दे, -14 दे दे। तो वो क्या बनाया, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, मतलब ये दोनों लिया और ये 5 लिया, और एक बार 3 2 ज़ा 6। तो इस तरह से आप फैक्टर दो ग्रुप बनाएंगे और तो आपको मिलेगा। तो ये आ गया हमारा -20 + 6। तो बस इसको फिर यहाँ पे अरेंज करेंगे। 5x स्क्वायर -20x + 6x -24 इज इक्वल टू 0। यहां से आप मैक्स टू मैक्स ले सकते हैं 5 कॉमन, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, और ले सकते हैं आप x। तो यहाँ आ गया x -5 4 ज़ा 20, और यहां से आप ले सकते हैं 6, तो x -6 4 ज़ा 24। अब एक बार x -4 और दूसरी बार 5x + 6 इज इक्वल टू 0। x -4 इज इक्वल टू 0 लिया तो x आ गया आपका 4, और यहाँ पर 5x + 6 इज इक्वल टू 0 लिया तो x आ गया आपका -6/5। तो यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमारा क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस था, ये x जो है वो स्पीड था, तो स्पीड नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम ये -6/5 को नॉट पॉसिबल लिखेंगे, और x इज इक्वल टू 4 इज अवर आंसर। तो होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।